Hello students, welcome back in my online teaching class, Standard 12, NCERT syllabus Biology. And yesterday I explained you the topic lesson number 10 microbes in human welfare. And I explained how the bacteria, fungi and algae microbes are useful for the human welfare. Now next topic is the microbes in sewage treatment. At first, what is sewage treatment? The sewage treatment means in the cities and metro cities there is a well developed arrangement of the waste water plant through the house to the ponds, rivers and fresh water sources. This completely plantation is called the sewage treatment. Okay, and how it's completed in so many steps I explain you about it. And we know that the most of the quantities of the wastewater are generated every day in cities and towns. So the government arrange a wastewater management, and this is arranged by the municipal, and this also is sewage treatment. ओके तो सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो वाटर का वेस्ट होता है, जैसे हमारे हाउस होल्ड वर्क में होता है कि हम वॉशिंग के लिए और कुछ बाथिंग के लिए या कुछ भी हम क्लीनिंग करते हैं तो उसके लिए जिस भी वाटर का या टॉयलेट में हम जो वाटर का यूज़ करते हैं वो सब कुछ वेस्ट वाटर होता है। लेकिन उसी सिटीज़ में उनके हाउस जो होते हैं उनके यहाँ पर उसमें हाउस में जो जहाँ भी अपना वाटर के यूजेस के जो वहाँ पर सोर्सेस होते हैं तो सोर्सेस के यहाँ पर वो पाइपलाइन जाती है, उस पाइपलाइन के थ्रू वो वेस्ट वाटर जितना भी होता है उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है, यह पूरा सिस्टम जो है आज मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डेली डिस्पोज वाटर जो होता है उसे हम किस तरह से क्लैरिफाई करके यहाँ पर अपन पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में बना सकते हैं। तो इसके लिए पूरा गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अकॉर्डिंग, जो एवरी सिटीज़ में और मेट्रो सिटीज़ में होता है। तो यहाँ पर ये प्लांट देखिए, यहाँ पे ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर देखिए कि जो वेस्ट वाटर होता है तो यहाँ पे ये जैसे हाउस है और यहाँ पे इस हाउस होल्ड के जितने भी यहाँ पर वॉशिंग वगैरह सिंक है या टॉयलेट्स वगैरह उन सबका वाटर जो यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे 2 टैंक्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है प्राइमरी के अंदर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशंस के अंदर यहाँ इस वाटर के जितने भी बड़ा लार्ज कुछ इस तरह का डिस्पोजेबल आया है कि जो फ़िल्टर हो सकता है, यहाँ पे एक नेट लगी हुई होती है। तो उस नेट के जो फिल्टर होकर के वहाँ पे जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं कुछ गार्बेज वगैरह के, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। फिर वहाँ से आगे की तरफ जाता है सेडिमेंट्री टैंक के अंदर। सेडिमेंट्री टैंक जो होता है देखिए इस तरह का होता है सेडिमेंट्री टैंक, जिसके अंदर यहाँ पे जैसे यहाँ पर फिल्टर हो गया वो सारा गार्बेज वाटर के अंदर जितना गार्बेज था बड़ा जितना भी वो यहाँ पर फिल्टर हो गया कि जैसे यहाँ पर वेजिटेबल्स के कुछ यहाँ पर पिल्स है या फिर कुछ और भी है जैसे, तो वो यहाँ पे जो बड़े डस्ट पार्टिकल्स या स्टोन्स वगैरह थे वो यहाँ स्टॉप हो गए और जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ पे सेडिमेंट्री टैंक है इस तरह का। तो सेडिमेंट्री टैंक के अंदर ये वाटर गया यहाँ से होकर और इसके अंदर यहाँ पर इस तरह का शेप है। नीचे देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल इसलिए कहलाता है। तो जितने डस्ट पार्टिकल थे इसके नीचे आ गए, ऊपर जो था क्लियर वाटर रह गया है। तो यह कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड होता है सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन क्या होता है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि जब घर से उसका मैनेज होता है वेस्ट वाटर का तो वहाँ से फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जाता है वाटर और उसके अंदर जितना लार्ज जो गार्बेज वगैरह जो होता है वह अगर स्मॉल अगर कुछ पेबल्स वगैरह है तो वह उसमें रिमूव होके आगे चले जाते हैं। फिर सेडिमेंट्री टैंक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वह नीचे उसके बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं और ऊपर क्लियर वाटर मिल जाता है। लेकिन अभी भी यह वाटर जो आता है वह क्लियर नहीं होता है। इसके लिए होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? यहीं पर देखिए कि यहीं पर बैक्टीरिया का इसके अंदर यूज़ आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इसमें इसका बैक्टीरिया का यूज़ करके उसे बायोलॉजी ट्रीटमेंट दे करके उसे एक वेस्ट वाटर को किस तरह से क्लियर वाटर में यहाँ पर मॉडिफाइड किया जाता है। इसके लिए आ गया अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो वाटर गया वो 3rd नंबर पे गया था। 3rd नंबर के यहाँ पर इस वाले टैंक के अंदर अभी भी ये वाटर इसमें गया तो फिर से यहाँ पे अभी भी प्यूरीफाई नहीं है कम्प्लीटली। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जैसे कि कोई फीसिस वगैरह का कुछ कचरा चला गया या यूरिन का,
तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी एनिमल्स वगैरह की गई है तो उसके अंदर वहाँ पर बैक्टीरिया पड़ेंगे, बैक्टीरिया और वायरस। और बैक्टीरिया और वायरस मिलकर के उसको, जो उसके अंदर कुछ इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसे डेड और डिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा डिकम्पोज का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो होगा, इसके अंदर BOD यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि जब माइक्रोब्स जो होते हैं इसके अंदर कंज्यूम हो जाएंगे इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो वाटर के अंदर था, तो उसमें BOD जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और BOD का मतलब होता है ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से जो होता है कंज्यूम हो जाना, उसमें रिड्यूस हो जाना। इस सीवेज वाटर्स के अंदर BOD रिड्यूस हो जाता है, और BOD जो होता है रिड्यूस होने से उसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन का रेट जो होता है वो अपटेक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस वाटर सैंपल के अंदर इनडायरेक्टली ही वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वहाँ पे उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है BOD। और BOD जो होता है वेस्ट वाटर, जो यहाँ पे वेस्ट वाटर हुआ उसको पोल्यूटिंग पोटेंशियल से इसको रिमूव करके आगे के लिए सीवेज ट्रीटमेंट के लिए तैयार करता है। ठीक है, यहाँ पे BOD का मतलब आपको समझ में आया कि क्या होता है, किस तरह से जो वाटर यहाँ पर प्राइमरी सेगमेंटेशन से यहाँ पर इसके अंदर आया, प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेडिमेंट होकर के सेकेंडरी के अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल थे कि जो वहाँ पर से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल्स के अंदर वहाँ पर नहीं निकले थे, तो जो बच गया था उसके अंदर बैक्टीरियाज ने ग्रोथ की, और बैक्टीरिया मिलकर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पर हो जाती है वेस्ट वाटर के अंदर। तो उससे इसका मतलब होता है कि वहाँ पे वो टैंक जो था उसके अंदर बैक्टीरिया का फ्लो हो गया है, और यह सेडिमेंट होकर के एक्टिवेट स्लज बन गया है। ठीक है, वो यहाँ पर वेस्ट वाटर से ऑर्गेनिक मैटर के साथ में बैक्टीरिया ने रिएक्शन की, तो वो क्या बन गया, वो बन गया है स्लज। ठीक है, ये स्लज बन गया है, और यह स्लज जो होता है ये एक्टिवेटेड हो जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक एरेशन टैंक होता है इसके बाद में, जो यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी में आए, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल से क्या बन गया, BOD के अंदर गया, यहाँ पे बैक्टीरिया थे, फिर इस वाले टैंक से यहाँ पर आ गया कौन से नेक्स्ट में, जहाँ पर क्या होता है, एरेशन टैंक होता है। इस एरेशन टैंक के अंदर एनएरोबिक स्लज डिस्केस्टस होता है, जिसके अंदर जो होता है बैक्टीरिया एक गैस के अंदर मिक्सिंग कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया ने यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर के साथ में मिक्सिंग हो गए, और मिक्सअप होकर के इन्होंने एक यहाँ पे कार्बन, जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर्स थे उसमें कार्बन का अमाउंट था, प्लस बैक्टीरिया ने अपना खुद का एक टॉक्सिक हाइड्रोजन इसमें वाटर में ऑलरेडी है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, उन्होंने अपना कुछ यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल है वो प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से C+H+O मिलकर के बन जाते हैं CH4 मीथेन गैस। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन तो निकल गया, हाँ ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे क्या बन गया, मीथेन गैस, और वह मीथेन ही जो होती है बायोगैस कहलाती है। और इस तरह से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जो होता है यह बायोगैस के रूप में भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, कि इसके अंदर बायोगैस बन गया। और बायोगैस का बहुत अच्छा यूज़ होता है एक मीथेन गैस का, गाँव के अंदर लाइटिंग और कुकिंग के अंदर इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो एक तरफ यह भी यूज़ हो गया, और वेस्ट वाटर जो था उसका मैनेज भी हो गया, यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट भी दिया गया। और इस तरह से सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है इसके अंदर फिर यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा फिर क्लोरीन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से इस वाटर को फिर से क्लीन कर देते हैं आगे वाले टैंक में, जो पूरा पोर्टेबल वाटर बन जाता है। फिर इस पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो पीने योग्य पानी होता है, तो वहाँ पर फ्रेश वाटर बॉडीज से उसको कनेक्ट किया होता है उस लास्ट टैंक को, तो वहाँ से वो टैंक से रिमूव होकर के वो वाटर किसके अंदर चला गया है, जितनी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ थी, मे बी रिवर मे बी पॉन्ड, तो उसके अंदर वहाँ पे उस वाटर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और फिर से रिवर और पॉन्ड से किसके अंदर आता है हमारे पास, फिर से यहाँ पर म्यूनसिपलिटीज़ वाले हमारे यहाँ पर टैप वाटर के रूप में देते हैं। तो इस तरह से ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से वेस्ट वाटर को जो होता है यहाँ पर पोर्टेबल वाटर के रूप में पूरा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जिससे जो वाटर होता है उसका वेस्टिंग भी नहीं होता है, वो बच भी जाता है, और इसकी गंदगी वगैरह जो होती है उससे पॉल्यूशंस होने की पॉसिबिलिटी भी लेस हो जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यह जो ट्रीटमेंट है ये ओनली सिटीज़ के अंदर है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट से कभी कभी क्या होता है कि सेकेंडरी जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो पूरा नहीं किया होता है, उसके अंदर कुछ अनट्रीटेड वाटर जो होता है कि जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया को किल करने वाले इंसेक्टी किलर जो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीनेशन उस वाटर का नहीं किया होता है, तो वह डायरेक्टली अनट्रीटेड वाटर ही डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स के अंदर, तो उसके रिवर्स के अंदर उसकी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाएगी, तो यहीं पर वो वाटर जो होगा पोर्टेबल वाटर वह पोल्यूटेड हो जाएगा। इस पोल्यूशन से रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान
और यमुना एक्शन प्लांट बनाया था। ये मेजर रिवर जो थी इसके अंदर यह पोल्यूशन इस तरह का बढ़ गया था क्योंकि वो वेस्ट वाटर का सीवेज ट्रीटमेंट तो बनाया गया था लेकिन वह प्रॉपर नहीं हुआ था। कुछ सेकेंडरी उसमें प्रॉब्लम होने से उसके जो अनट्रीटेड जो था वह सीवेज मटेरियल इसमें रिवर्स के अंदर फ्लो कर दिया जाता था जिससे रिवर्स पोल्यूटेड होने लगी थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया था जो कि पोल्यूटेड वाटर को कंट्रोल करके और यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही यहाँ पर ओनली ट्रीटेड सीवेज वाटर ही रिवर के अंदर डिस्चार्ज किया जाए, इस तरह के रूल्स लगाए गए थे। और यह जो था बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर ये एजुकेटिंग एक्सपीरियंस भी हुआ था जो बहुत सारी एजुकेशंस के अंदर भी इंक्लूड किया गया है जिससे अवेयरनेस फैले। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे माइक्रोब्स का एक यूज़ जो था सीवेज ट्रीटमेंट में भी हो गया था जिससे मैंने आपको बताया था सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या बनी थी, बायोगैस। ठीक है कि बायोगैस कैसे बनी थी कि माइक्रोब्स जो होते हैं अगर ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ में यहाँ पर जो रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे बायोगैस बनती है। और इसका एक सीवेज ट्रीटमेंट से नहीं और बायोगैस बनाने का और भी मेथड है कि यहाँ पर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, मे बी वेजिटेबल्स का या मे बी फ्रूट्स के पिल्स का, या फिर कुछ सड़े गड़े जो फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स होती है उन्हें हमें फेंक नहीं देना है। उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर रखा होता है कि एक पिट बनाया हुआ है, खड्डा, जिसको खोद करके उसके अंदर जो होता है जितना भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो काऊ डंग भी हो सकते हैं, काऊ की फीसेस या गोट की फीसिस वगैरह, वो भी एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करती है। तो वो सब इसमें डाल दी गई है। और सिर्फ एनिमल्स का ही नहीं, ऑर्गेनिक मैटर प्लांट का और जो डिस्ट्रॉय और डिकेड मटेरियल होता है कि जैसे कोई स्टेम जो है या लीव्स जो है वह प्लांट से अलग हो गया है, ड्राई हो गया है, तो उसको भी इसमें डाल दिया जाता है। तो वो सब काफ़ी दिनों तक मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद उसके अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर हमेशा बैक्टीरिया जो होता है वहाँ पर वो अपने पोजीशन ले लेंगे और उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसीलिए यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। और बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें धीरे धीरे इसको डीकम्पोज करते हुए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर कार्बन से बना होता है, प्लस बैक्टीरिया जो होते हैं वह टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं और उसमें आ जाता है हाइड्रोजन बनने से वह मीथेन गैस बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसके अंदर अरेंजमेंट होने लगता है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर धीरे धीरे डिकेड होने से इसके अंदर मीथेन गैस बन गई है। और मीथेन गैस जो थी वह मिथेनोजन्स जितने भी थे, बैक्टीरिया ने यहाँ पर अपना कुछ टॉक्सिक भी छोड़ा तो उससे मिथेनोजन्स ने मीथेन गैस बना दी और यह मीथेन गैस ही कहलाती है बायोगैस। तो यहाँ पे टैंक बनाया गया था कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक सबका सब ऑर्गेनिक गार्बेज इकट्ठा कर लिया है, उसको कम से कम 1 to 2 मंथ तक रहने दिया है, उसके ऊपर लीड लगा के, ढक्कन लगा के, फिर यहाँ से इसका जो दूसरा कनेक्शन था वह एक एरेशन टैंक से लगाया गया है जिसके अंदर एक गैस सिलेंडर कनेक्ट है। ठीक है, उस गैस सिलेंडर में यहाँ से इसमें जो जितनी भी गैस बनती है वो आती रहेगी। उस तरह से यहाँ एक मीथेन गैस का सिलेंडर बन जाता है। तो इस तरह से यह बायोगैस से फिल हो जाता है। और बायोगैस जो होती है यह गाँवों में कुकिंग और लाइटिंग के लिए काम में ली जाती है। तो इस तरह से यह बायोगैस का भी जो है, यह देखिए यहाँ पे पूरा इसका एरेशन टैंक का बायोगैस प्लांट का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पिट बनाया जाता है, उसके नीचे यहाँ पे डाइजेस्टर होता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया पड़े ऑर्गेनिक, इसमें सारे गार्बेज के अंदर ऑर्गेनिक गार्बेज में बैक्टीरिया पड़ने से इसका यहाँ से गैस फोल्डर भी दिया है, एक तरफ स्लज दिया है जिसके अंदर यहाँ पे स्लज डाला जाता है और स्लज जा कर के इसमें डायरेक्ट इस टैंक के अंदर कलेक्ट होता है। ये देखिए ये स्लज है, स्लज मीन्स जो ऑर्गेनिक कचरा होता है वह इसमें डाला, फिर यहाँ से जा कर के वो गया इसमें टैंक के अंदर, और टैंक के अंदर जा कर के यहाँ से थोड़ा डंग वाटर डाला। ठीक है, डंग वाटर मतलब जो काऊ वगैरह जो कुछ फीसिस वगैरह करते हैं तो उनका उस तरह से वो डाल दिया है। फिर यहाँ पे दोनों आकर के किसके अंदर आए, इस टैंक के अंदर। फिर इस टैंक के अंदर बैक्टीरिया ने रिएक्शन की ऑर्गेनिक मैटर के साथ में, अपने आप बैक्टीरिया क्रिएट हो गए, प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने रिएक्शन की, रिएक्शन करके यहाँ पे मीथेन गैस बनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। फिर यहाँ पे इससे गैस होल्डर लगाया गया है और यहाँ से ये गैस होल्डर लगा के यहाँ से जो मीथेन गैस बनी है बायोगैस वह ले ली जाती है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इस तरह से इसका बायोगैस प्लांट का जो यूज़ हो गया यह फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे हो गया। और इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है गाँवों में कुकिंग और लाइटिंग के लिए। और केटल डंग भी जो होते हैं वह भी लार्ज क्वांटिटी में इसमें डाले जा सकते हैं, लेकिन डंग ओनली केटल के होने चाहिए। काऊ, बफेलोस या गोट की जो होती है वह भी यहाँ पे काम में आ सकती है।
क्योंकि काऊ का यहाँ पे काऊ डंग के क्यों यूज़फुल होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बायोलॉजिकल रिएक्शन का एक रीज़न भी बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें बायोगैस प्लांट दिया हुआ था और बायोगैस किससे बनती है वह भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में बताया ही मैंने कि यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी यहाँ पे अगर इसमें यहाँ पे जब बैक्टीरिया ने यहाँ पे ग्रोथ करने के बाद में इसमें ऑर्गेनिक मैटर से एक तो गैस बनाई थी मीथेन गैस, और जो बचा हुआ था ऑर्गेनिक मैटर तो उस सबको धीरे धीरे डेड डिकेड और ड्राइड करके उसको कन्वर्ट कर दिया था फर्टिलाइजर में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, इसके अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर नहीं गया है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाती है। तो इसका एग्रीकल्चर फील्ड के रूप में भी यूज़ हो गया। इस तरह से इसके 2 यूज़ हो गए, बायोगैस भी बन गई और यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर भी बन गया जो एग्रीकल्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला जाता है। और एग्रीकल्चर में ये जो बायो फर्टिलाइज़र होता है इसका यूज़ करने से ये विदाउट कॉस्ट होता है, और प्लस इसका यूज़ करने से यहाँ पे जो साइड इफेक्ट होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के वो भी इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काऊ डंग ही क्यों लेते हैं, तो उसका मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि काऊ डंग किस तरह से लिए जाते हैं, किस कारण से लिया है। अब दूसरा है यहाँ पे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अभी हमने सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, उसके अंदर जो थे माइक्रोब्स किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर का वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था बायोगैस। अब बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट के लिए किस तरह से वर्किंग करते हैं माइक्रोब्स। तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, और कुछ जो केमिकल से बने हुए थे वो थे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पर कोई भी क्रॉप करता है लार्ज स्केल पर, अगर फार्मर तो उसके अंदर इंसेक्ट्स पड़ जाते हैं या पेस्ट हो जाते हैं तो उसकी क्रॉप के डिस्ट्रॉय होने की, उसको कोई डिजीज़ लगने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं फार्मर्स, लेकिन वो उससे सॉइल के अंदर भी उसकी जो फर्टिलिटी होती है वह उसको कम कर देती है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वह भी देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़े, इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल करके पेस्ट और डिजीज़ को एग्रीकल्चर फील्ड में काम में लिया जा सकता है। क्योंकि हमेशा केमिकल के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वह सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम करता है, और प्लस अगर उसके अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो वह उस फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर भी आ जाएगा, जिसको खाने से एक बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन चेन बन जाती है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन उस सब से रिमूव होने के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह से पेस्ट और डिजीज़ पे किया जाता है, और यह एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एक लार्ज स्केल में काम में लिया जा सकता है। तो जैसे नेचुरल प्रिडेशंस होते हैं कुछ, जैसे कि कुछ केमिकल नेचुरल ही, कुछ ऐसे इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या बैक्टीरिया तो नेचुरल यहाँ पर सिक्रीट करते हैं, जो कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यहाँ पे काम में लेकर के एक ऑर्गेनिक फार्मर इसको स्कीम को काम में लेकर के कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कन्वेक्शनल फार्मर प्रैक्टिसेस उनको दी जाती है कि वो किस तरह से उसका यूज़ करें और किस तरह से अपन बायोलॉजिकल मेथड से इसको यहाँ पे कर सकते हो जिससे हार्मफुल भी नहीं हो उसको एग्रीकल्चर को, और वहाँ पे दूसरों में भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा फ्लोरा और फोना कॉन्ट्रीब्यूशंस को। जो फ्लोरा होता है वह कहलाता है प्लांट, जो बॉटनी होता है जिसमें प्लांट की स्टडी हो वो फ्लोरा, प्लांट का पूरा पोर्शन फ्लोरा जिसमें भी जितनी भी ग्रोथ प्लांट की है, और फोना के अंदर इंक्लूड होते हैं एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की जितनी भी स्पीसीज़ है वो सब फोना के अंदर इंक्लूड होती है। अब ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं उन्हें किस तरह की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे वहाँ पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को वो कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले उनको पैरासिटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं जो फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है अपनी क्रॉप को। तो इसके लिए कुछ बायोलॉजिकल फार्मर्स जो होते हैं यहाँ पर वो एक पेस्ट, जैसे किसी भी अगर फील्ड यहाँ पे किसी भी फील्ड के अंदर आ गया है पेस्ट, तो अपना पूरा एक साइकिल वो कंप्लीट करता है, और वो साइकिल कंप्लीट करने को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे साइकिल, जैसे कोई इंसेक्ट एडल्ट है उसने यहाँ पर एग दिया है तो उससे प्यूपा लार्वा निकल के फिर वहाँ पे कंप्लीट वापस एडल्ट हो जाएगा, तो इस तरह से वो अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो यहीं पर या इसी मेथड को लेकर के बायो कंट्रोल किया जा सकता है कि उसके लिए जैसे जो फेमिलियर जैसे बीटल्स होते हैं, ये जाने पहचाने बीटल्स कभी एग्रीकल्चर में फील्ड में उड़ते रहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे रेड होते हैं या ब्लैक मार्केटिंग वाले, तो या फिर कोई ले बर्ड है या फिर है कोई ड्रैगन फ्लाइंग, तो वो सब यूज़फुल होते हैं एफिड्स और मॉस्किटोज़ को दूर भगाने के लिए। एफिड्स जो होती है वो भी उसकी क्रॉप को हार्म दे सकती है और कुछ मॉस्किटोज़ भी, तो इन सब का यूज़ करके उनसे बचा जा सकता है।
जैसे एग्जांपल के लिए कोई माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जो है उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वह किस तरह से बटरफ्लाई और कैटरपिलर जो होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर भी फार्मर के एनिमी कहलाते हैं, वो उसकी क्रॉप को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थुरिंजेनेसिस, ठीक है, जिसे बीटी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो यह बीटी बैक्टीरिया जो होता है इसको बीटी बैक्टीरिया जो होता है उसको भी यहाँ पे फ्रूट और जो फ्रूट ट्रीज वगैरह जो होते हैं उसके यहाँ पर बीटी बैक्टीरिया होता है वो पर डाल दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है, उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, उसको लेकर के बीटी बैक्टीरिया को उस फ्रूट ट्री पे उस क्रॉप के ऊपर यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। और स्प्रेड करने के बाद में वो बैक्टीरिया क्या करेगा कि जब उसके लार्वा वगैरह निकलता है तो उस बैक्टीरिया अपना लाइफ साइकिल करता है, तो एक टॉक्सिन जो होता है उसको सीक्रेट करता है, और वो टॉक्सिन जो होता है अगर उसको वहाँ पे बैठने वाले जो कैटरपिलर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उस लार्वे को खा लेते, तो उसका टॉक्सिन उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और जिससे वो किल हो जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जितने भी कैटरपिलर या कोई भी इंसेक्ट एक्स्ट्रा आएंगे जो एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे उनका बचाव हो जाता है। और यही जो होता है इसी को लेकर के बीटी कॉटन जो होता है वह बेस्ट क्वालिटी जो होती है इसकी एग्रीकल्चर की बनाई गई है, जो कि यहाँ पर मैं चैप्टर 12 में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आपको पता चल रहा कि एक बैक्टीरिया ने किस तरह से पेस्ट कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल किया विदाउट केमिकल इंसेक्ट किलर और पेस्ट किलर को यहाँ पे डाल के ऑर्गेनिक रूप में किस तरह से एक एग्रो फार्मर ने एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर उसको काम में लिया। ठीक है, अब दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, और किस तरह से किस प्लांट से किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक फंगस ले सकते हैं। फंगस का एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जिसको स्प्रेड करके उसके एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रेड कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो रूट के साथ में इकोसिस्टम जो होता है उसमें उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाती है, और यह एक जो प्लांट पैथोजेंस होता है उसका फंक्शन करती है, और यहाँ पर एक बायोलॉजिकल एजेंट बन के वो ऐसे प्लांट को जिसके भी अंदर वहाँ पर डिजीज़ लगने वाली है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करती है। तो ट्राइकोडर्मा भी क्या हो गई, एक ऑर्गेनिक ही हो गई, जहाँ पे ऑर्गेनिक माइक्रोब्स हो गया जो कि यहाँ पर काम कर रहा है किसको, इंसेक्ट्स वगैरह को यहाँ पे किल करके उस एग्रीकल्चर को उनसे प्रोटेक्ट करने का, कि वो पेस्ट और इंसेक्ट्स से। उसके बाद में होता है बैक्लोर वायरस भी होता है, एक पैथोजेंस जो होता है उसके अटैक करके इंसेक्ट्स और ऑर्थ्रोपोड्स के ऊपर अटैक करता है। उनको कोई यहाँ पे उनको कोई पैथोजन मतलब इनको इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोड्स को ये पैथोजन जो होता है कॉर्निफरस या डिजीज़ दे देता है। अगर यहाँ पर बैक्रोवायरस का किसी भी प्लांट के ऊपर यहाँ पर स्प्रेड कर दिया जाए, उसके वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट्स या ऑर्थ्रोपोड्स आएंगे, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं कि जैसे कि कोई लोकस है, इस तरह के इंसेक्ट, लोकस जो होती है वह सबसे डेंजरस ऑर्थ्रोपोड्स होती है जो पूरे के पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, या कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स बीटल है, कैटरफ्लाई है, तो उसको यहाँ पर ये बैक्रोवायरस इनको यहाँ अगर उसके ऊपर होगा क्रॉप के ऊपर तो इनको डिजीज़ दे देगा इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोड्स को, और वो वहाँ से जो होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह से उस फील्ड का उस क्रॉप का प्रोटेक्शन हो जाएगा इन इंसेक्ट से और इन पेस्ट से। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक जो मेथड होते हैं उसको काम में लेकर के यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स के रूप में और काम में लेकर के यहाँ से बचा जा सकता है बिना किसी कॉस्ट के, और अपने फील्ड को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, और कौन से ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ कि जो वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर को ऐसे इंसेक्टिसाइड्स और ऐसे पेस्टिसाइड्स के रूप में, जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स और नेचुरल पेस्टिसाइड्स है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ, जो प्लांट मैमल्स और बर्ड्स फिश होते हैं वे सभी जो होते हैं, या फिर कोई नॉन टारगेट इंसेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर इसका यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि स्पीसीज़ जो होती है यहाँ पे इनको फिनिश कर दिए, तो उनका टारगेट ये सब कुछ को नष्ट करना नहीं होता है, इसको डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है, ओनली उस पर्टिकुलर जो फील्ड एरिया है उसे ही बचाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी बता सकते हैं, IPM, जो इकोलॉजिकली होता है, इको फ्रेंडली होता है। ओके स्टूडेंट,
इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया का माइक्रोब्स का एक और यूज़ हो गया, जिसमें ट्राइकोडर्मा फंगी भी थी, एक बैक्टीरिया भी था। ठीक है, अब इसके बाद में है माइक्रोब्स ऐसे बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र के लिए मैंने आपको बायोगैस प्लांट में बताया था कि किस तरह से पिट बना करके ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है प्लांट का और एनिमल्स का, वो कलेक्ट किया जाता है और वो धीरे धीरे उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जिससे वो जो होता है एक मीथेन गैस बनाता है, जिसका बायोगैस में यूज़ करते हैं। इसके सिवाय वो जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पूरा ड्राई होकर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है, और यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही कहलाता है बायो फर्टिलाइज़र, जो विदाउट कॉस्ट फार्मर्स को अवेलेबल होता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है, यह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम में लिया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइज़र। और यह बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काऊ डंग भी लिए जा सकते हैं। काऊ डंग किसके लिए लेते हैं? क्योंकि काउस जो कैटल्स जो होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, उनके स्टोमक के अंदर जो होता है वो प्लांट को जो ईट करते हैं, तो प्लांट की जो सेलुलोज की जो वहाँ पे सेल वॉल होती है उसको इजीली डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर रूमेंस होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। तो इनका एक दूसरा स्टोमक होता है रूमेन, जिसके अंदर इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को, और यह सेलुलोज ही जो अनडाइजेस्टेड होता है वही इनके लंग के रूप में निकलता है, और उस सेलुलोज को ही धीरे धीरे बैक्टीरिया जो होते हैं डिस्ट्रॉय करके और उसको ऑर्गेनिक मैटर के रूप में बनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये किस वजह से ये बायो फर्टिलाइज़र बनता है, इसका भी मैंने आपको रीज़न बना दिया है कि क्यों हम काऊ डंग लेते हैं या कैटल के डंग लेते हैं। अब दूसरा है इसका बायो फर्टिलाइजर के रूप में और कौन काम करता है। एक तो मैंने आपको ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वह कैसे बनता है, एक दूसरा है कि बैक्टीरियाज जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि पी प्लांट या ग्राम प्लांट, तो उनकी रूट के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशंस करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस का मीन्स होता है कि यहाँ है एक पी प्लांट, इसकी यहाँ पे रूट है, इस रूट के अंदर यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, इसकी रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स बना देगा। इसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कर रहे हैं, पी प्लांट भी और यह बैक्टीरिया भी। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। तो बैक्टीरिया जब इसकी रूट के अंदर लग गया तो यह इसको प्लांट को भी बेनिफिट देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को रिलीज़ करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशंस कंटेंट करके सॉइल को फर्टाइल बनेगा। तो किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन जो होती है कंपलसरी जो होती है वो एलिमेंट होती है, और उससे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है। इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इस पी प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और पी प्लांट इसको यहाँ पर शेल्टर दे रहा है अपनी रूट्स में रहने का। इस तरह से दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हुआ, यह कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इसी से जब जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और उसकी जो सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन भी आ जाता है, और ऐसी वाली सॉइल के अंदर और कोई एक्स्ट्रा प्लांट बाद में ग्रो करने के बाद उसकी हेल्दी ग्रो होती है। फिर है माइकोराइजा। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं जैसे साइकस और पाइनस, तो उनकी रूट जो होती है, उनकी रूट के अंदर जैसे यहाँ पर ये है साइकस, ठीक है, इसकी रूट जो होती है बहुत लार्ज स्केल पे वाइडली स्प्रेड होती है, और उसके अंदर एक फंगी जो होती है वह इसके साथ में एसोसिएशन कहती है। जो फंगी और साइकस और पाइनस प्लांट का जो रूट के अंदर एसोसिएशन होता है जिससे दोनों को फ़ायदा होता है, तो वह कहलाता है माइकोराइजा। ठीक है, तो एक मैंने आपको दिया था राइजोबियम बैक्टीरिया का, एक माइकोराइजा। ये माइकोराइजा जो होती है यह प्लांट को यहाँ पे सॉइल्स के अंदर जो होती है फॉस्फेट जो होती है वह लेकर के उसके जो साइकस और पाइनस कितने लार्ज ट्री होते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि माइकोराइजा या फंगस जो होती है उन्हें फॉस्फेट प्रोवाइड करती है, वहाँ जहाँ पे वह ग्रोथ होते हैं, तो फॉस्फेट से उनकी हेल्दी ग्रोथ होती है, वह इतने लार्ज स्केल पे अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। और वह साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म प्लांट इसको जो फंगस होती है इसको अपने यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके सिवाय होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन वर्क करते हैं, और इस तरह से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करने की वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाते हैं, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो यह भी एक एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं।
इसके सिवाय जो होते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। उसके अंदर आता है एनेबिना नोस्टेक ओसिलेटोरिया। ये वाली जो होती है सभी एल्गीस होती है। ये एल्गीस भी ग्रीन होती है, जो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना नोस्टोक और ओसिलेटोरिया, ये चारों मिलकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी वर्क करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस भी करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर इस तरह से ये सभी जो होते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट करते हैं, रिड्यूस जो होता है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजेशन का उसको रिड्यूस करते हैं। वो साइड इफेक्ट जो होते हैं केमिकल्स के उनको रोक करके एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया के इतने सारे ह्यूमन वेलफेयर्स आपने देखे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा माइक्रोब्स से बायो रिलेटेड भी आपको कंप्लीट हो गया है। तो ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको आप स्टेप बाय